नमस्कार। महामना परिवार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज देखते हैं इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं। प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का जो मात्रक है वो हर्ट्ज है, कहीं कहीं HTZ करके देता है। आगे प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब है दूरी की। कभी कभी कन्फ्यूजन में हम समय की इकाई मान लेते हैं, यूनिट मान लेते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। आगे प्रश्न नंबर तीसरा है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ध्वनि की जो मात्रा होती है उसे नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। आगे प्रश्न नंबर 4 है, पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। आगे प्रश्न नंबर 5वां है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल। प्रश्न नंबर 6 है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की जो लेंस की शक्ति की इकाई जो होती है वो डायोप्टर होती है, डायोप्टर। आगे प्रश्न नंबर 7 है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो इसका सही जवाब है विद्युत धारा। विद्युत धारा नापने की जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है। आगे प्रश्न नंबर 8 है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो 1971 ईस्वी में लागू की गई थी। आगे प्रश्न नंबर 9 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। आगे प्रश्न नंबर 10 है, न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जानते हैं, किस और नाम से जानते हैं? तो जड़त्व का नियम भी कहते हैं न्यूटन के प्रथम नियम को। इसमें अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो तब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगा करके कोई अवरोध ना उत्पन्न किया जाए, और जो वस्तु विरामावस्था में है वो तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। आगे प्रश्न नंबर 11 है, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो जो न्यूटन का फर्स्ट नियम है उससे बल की परिभाषा मिलती है, F फोर्स बराबर m × a, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। आगे प्रश्न नंबर 12 है, विस्थापन सदिश राशि है अथवा अदिश राशि? तो विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, इस वजह से विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। बल का मात्रक क्या है? तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। आगे प्रश्न नंबर 14 है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका सही जवाब है कम हो जाएगा। जब लड़की झूले पर खड़ी हो जाएगी तो दोलनों का जो आवर्तकाल है वह कम हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 15 है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो 4 गुनी हो जाती है। आगे प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, संवेग, वेग, कोणीय वेग और द्रव्यमान। तो इसमें जो सदिश राशि नहीं है वो द्रव्यमान है, बाकी तीनों सदिश राशि हैं। आगे प्रश्न नंबर 17 है, जल में तैरना न्यूटन की
किस गति के कारण संभव है, गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जो न्यूटन का गति का तृतीय नियम है उसके कारण। इसमें आप जितना कार्य करते हैं, इसे क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसमें आपके क्रिया के बदले प्रतिक्रिया भी होती है। आगे प्रश्न नंबर 18 है, चलती हुई बस जो अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है सापेक्षता सिद्धांत, दूसरा विकल्प है न्यूटन का प्रथम नियम, तीसरा विकल्प है न्यूटन का द्वितीय नियम और चौथा विकल्प है न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका सही जवाब जो होगा वो न्यूटन का प्रथम नियम होगा। इसमें सारे विद्यार्थी, माफ़ करिएगा, सारे यात्री जो होते हैं वो विश्राम की अवस्था में होते हैं और जब बस अचानक से ब्रेक लगाती है तो सारे के सारे यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं। आगे प्रश्न नंबर 19 है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो इसमें विश्राम का जड़त्व तो होता है, अर्थात न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। आगे प्रश्न नंबर 20 है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो जी का मान है वो घटता है। जी का सर्वाधिक मान जो होता है वह विषुवत रेखा पर होता है। आगे प्रश्न नंबर 21 है, बल गुणनफल है, तो बल जो गुणनफल है वो द्रव्यमान और त्वरण का है। आगे प्रश्न नंबर 22 है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का जो आयतन होता है वो बढ़ता है। अगर जल द्रव अवस्था में है और वो ठोस अवस्था में बदल जाए, यानी जल जब बर्फ हो जाता है तो उसका आयतन बढ़ता है। आगे प्रश्न नंबर 23 है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक विकल्प सही है, वह कौन सा है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। इस वीडियो में एक आंसर गलत हो गया है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का जो मान है वो बढ़ता है। किसी वस्तु का जो भार होता है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। आगे प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो इसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम होता है वो लागू होता है। जब हम किसी कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटते हैं तो कालीन आगे बढ़ जाती है और जो उसमें धूल के कण होते हैं वो अपने विश्राम के जड़त्व की स्थिति में होने की वजह से वो वहीं रह जाते हैं और जब कंबल या कालीन आगे बढ़ जाता है तो वो नीचे गिर जाते हैं। आगे प्रश्न नंबर 25 है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि इसमें घर्षण कम होता है। जो बर्फ़ है इसमें घर्षण कम होता है और सड़क पर घर्षण पर्याप्त मात्रा में होता है जिसके कारण हम चल पाते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 है, किस तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो इसका सही जवाब है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। आगे प्रश्न नंबर 27 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका सही जवाब है द्रव्यमान। जो द्रव्यमान है वो वस्तु की मात्रा बदल भी जाए तो वो निश्चित होता है। आगे प्रश्न नंबर 28 है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग
समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। आइसबर्ग जो होता है वो विशाल हिमखंड होता है जो जल में अक्सर तैरता रहता है और जहाज भ्रम की स्थिति में हो जाते हैं और अधिकांश बार वो टकरा जाते हैं। जो दिखाई देने वाला भाग होता है जो समुद्र की सतह के ऊपर रहता है वो 1/10 होता है। बाकी पूरा का पूरा भाग जब पानी में होता है सतह के नीचे, जिसके कारण जहाज़ों को भ्रम हो जाता है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। आगे प्रश्न नंबर 29 है, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर क्यों निकल आती है? तो इसका सही जवाब है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में जो होता है वो कमी आता है। वायुदाब जो है कमी होती है, इसके कारण हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है। आगे प्रश्न नंबर 30 है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। विकल्प नंबर 1 सही है। आगे प्रश्न नंबर 31 है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? तो यह आंधी या झंझावात, तूफान का द्योतक है। कहीं कहीं तूफान भी देगा तो तूफान का द्योतक है। आगे प्रश्न नंबर 32 है, सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण है, अक्षय ऊर्जा का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? 2 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें विकल्प नंबर 1 सही है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। सूर्य पर हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, 71%। आगे प्रश्न नंबर 33 है, डायनेमो परिवर्तित करता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो डायनेमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो चली हुई गोली में गतिज ऊर्जा है, बहता हुआ पानी में भी गतिज ऊर्जा है, चलता हथौड़ा जो है उसमें भी, खींचा हुआ धनुष जो है इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, क्योंकि वो स्थित है एक जगह, इसके वजह से। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इस विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो तीसरा विकल्प है, अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का जो कार्य का सिद्धांत है वो अपकेंद्रण पर आधारित है। आगे प्रश्न नंबर 36 है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई भी वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो वो एक पलायन वेग है। पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इस वेग से हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं, चाहे ऊपर की ओर फेंकते हैं, हम देखेंगे रॉकेट टेक्नोलॉजी में इसी विधि पर, इसी वेग से रॉकेट को छोड़ा जाता है, जिसके कारण वो अंतरिक्ष में जाता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से यदि कोई वस्तु छोड़ी जाती है अंतरिक्ष में तो वो अंतरिक्ष में चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। आगे प्रश्न नंबर 37 है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? 4 विकल्प दिया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल। ध्यान रखेंगे, दूध को जब मथा जाता है तो उसमें से क्रीम के अलग होने का जो कारण है वो अपकेंद्रीय बल है। आगे प्रश्न नंबर 38 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो का। वर्षा की बूंद का आकार जो होता है गोलाकार हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव। जो उसका पृष्ठ तनाव है उसके कारण बारिश की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार रूप ले लेती हैं। आगे प्रश्न नंबर 39 है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न है
कि साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। 4 विकल्प दिया गया है। तो इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव जो होता है वो घट जाता है। आगे प्रश्न नंबर 40 है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो इसका सही जवाब है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, केशकीय घटना। प्रश्न नंबर 41 है, पारसेक किसकी इकाई है। तो इसका सही जवाब है दूरी। दूरी की इकाई है पारसेक। आगे प्रश्न नंबर 42 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्प्लावकता से संबंधित जो वैज्ञानिक हैं कौन है। तो इसका सही जवाब है आर्किमिडीज। ये जो है जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। आगे प्रश्न नंबर 43 है, तुल्यकाली जो उपग्रह होता है ये 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थित होता है। पृथ्वी की कक्षा में परितः चक्कर लगाता है। ये जो सैटेलाइट हम छोड़ते हैं अंतरिक्ष में अपना नेविगेशन सिस्टम मजबूत करने के लिए, चाहे कम्युनिकेशन मजबूत करने के लिए, तो ये तुल्यकाली उपग्रह के नाम से जाने जाते हैं। ये पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के सदृश ही घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। 24 घंटे में ये भी चक्कर लगाते हैं। आगे प्रश्न नंबर 44 है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो इसका सही जवाब है जल का बहाव। जल का बहाव जो है वो क्यूसेक में नापा जाता है। आगे प्रश्न नंबर 45 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। तो इसका सही जवाब जो होगा वो अंटार्कटिका पर। अंटार्कटिका पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वो सर्वाधिक होगा, जी का मान। कहने का मतलब ये है कि ध्रुवों पर, तो उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिका दोनों होगा, क्योंकि ये जो उत्तरी ध्रुव है ये आर्कटिक है और ये अंटार्कटिका जो है ये दक्षिणी ध्रुव है। तो इन दोनों जगहों पे जी का मान सर्वाधिक होगा। आगे प्रश्न नंबर 46 है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है। तो इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की जो सुई है वो पानी पर तैरती रहती है। आगे प्रश्न नंबर 47 है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है। बार बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये। तो किसी भी वस्तु का, किसी भी पिंड का जो भार होता है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। प्रश्न नंबर 48 है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके। तो इसका सही जवाब है 36 से 45 डिग्री का कोण। इससे बस गेंद दूर तक जाएगी। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब है प्रत्यास्थता से संबंधित है हुक का सिद्धांत। आज के वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। ये 50 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड कभी प्रश्न आते हैं तो आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना होगा। सेल्सियस किसकी इकाई है। तो इसका सही जवाब है, जो सेल्सियस है वो तापमान की इकाई है, टेम्परेचर की। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाला है। धन्यवाद।